हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे क्या तुर्की का जानी दुश्मन खरीदेगा भारत से विनाशक पिनाका रॉकेट। भारत के पड़ोसियों को हथियार बेचने वाले एर्दोगन के होश उड़ा देगा ये डील। दोस्तों, अभी अभी की सबसे बड़ी खबर आपको बताने वाले हैं। इसी बीच बताएंगे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने का मन कर रहा है, जिसने एक बार फिर पूरी दुनिया का ध्यान रशिया अमेरिका के बीच खींच दिया है। दोस्तों, बताएंगे बैठक को लेकर दोनों देश आपस में टाइमिंग को बैठा रहे हैं। वहीं जैसे ही ये खबर जेलेंस्की को लगी है और तहलका मच गया है। बताएंगे क्या है बड़ी खबर। वहीं G20 को लेकर विदेश मंत्रियों की बैठक में नहीं जाएंगे रूबियो। अमेरिका ने ले लिया बड़ा फैसला G20 पर। क्या G20 से अमेरिका के अलग होने से खत्म हो जाएगी G20 की शाख या फिर फर्क नहीं पड़ने वाला? सारी जानकारियां विस्तार से बताने वाले हैं। साथ ही पाकिस्तान को लगेगा तगड़ा झटका, एक और अरब मुल्क भारत में लुटाएगा कुबेर का खजाना। तो वहीं बताएंगे कैसे दिल्ली में महिला सीएम देकर भाजपा ने अरविंद केजरीवाल के आगे खींच दी लक्ष्मण रेखा। और अगर आप भी बाजार से फ्रेश सब्जियां खरीदते हैं दोस्तों, ताजी सब्जियां खरीदते हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ी जानकारी हम लेकर आए हैं जो जानना बहुत जरूरी है। सारी जानकारियां विस्तार से बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले मानते हैं कि भारत के दुश्मनों को भारत कभी भी करारा जवाब दे सकता है, तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां क्या तुर्की का दुश्मन को भारत बेचेगा विनाशक रॉकेट पिनाका। बता दें, मालदीव ने जब बैरक्तार TB2 ड्रोन खरीदने की कोशिश की तो एर्दोगन ने एक सेकंड का भी वक्त नहीं लगाया। तुर्की ने पाकिस्तान को कान इज द सेंस के AAN 5th जनरेशन लड़ाकू विमान का ऑफर दिया है। और तुर्की बांग्लादेश के साथ भी हथियार सौदा कर रहा है, जिसके भारत के साथ संबंध खराब हो चुके हैं। लेकिन अब भारत भी तुर्की को उसी की भाषा में जवाब दे सकता है। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की के सबसे बड़े दुश्मन ग्रीस के सैन्य एक्सपर्ट ने भारत से विनाशक पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदने में गहरी दिलचस्पी दिखाई है। ग्रीस के डिफेंस एक्सपर्ट्स लगातार अपनी सरकार से भारतीय पिनाका रॉकेट सिस्टम के अधिग्रहण की वकालत कर रहे हैं। उनका कहना है कि यदि ग्रीस भारत से पिनाका LRM यानी लॉन्ग रेंज मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम खरीदता है तो इसके गहरे जियोपॉलिटिकल असर होने वाले हैं। जियोस्ट्रैटेजिका मैगजीन ने डिफेंस एक्सपर्ट्स के हवाले से कहा है कि ग्रीस के लिए पिनाका रॉकेट सिस्टम एक बेहतरीन डील हो सकता है। जी हाँ, एक्सपर्ट्स का कहना है कि ग्रीस के पास अमेरिकी हिमार्स को छोड़कर पिनाका लंबी दूरी के रॉकेट सिस्टम को खरीदने का बेहतरीन विकल्प है। पिनाका से दुश्मन के लक्ष्यों को निशाना बनाने का ग्रीस के पास एक बेहतरीन सस्ता विकल्प हो सकता है। साथ में एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि अगर ग्रीस भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदने की कोशिश करता है तो तुर्की आग बबूला हो सकता है और वो इस सौदे को कड़ा विरोध भी कर सकता है और उसे पिनाका रॉकेट सिस्टम को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान या चाइना के साथ नया सैन्य समझौता करना होगा। लेकिन दूसरी ओर दोस्तों, आपको बता दें, अगर ग्रीस भारत के साथ पिनाका रॉकेट सिस्टम की डील करता है तो अमेरिका भी काफी नाराज हो जाएगा, क्योंकि वो लंबे समय से चाहता है कि ग्रीस उससे हिमार्स रॉकेट सिस्टम खरीदे। अगर भारत के पिनाका रॉकेट सिस्टम को दोस्तों ग्रीस खरीदता है तो तुर्की को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है अपना भारत। लेकिन वहीं अमेरिका भी कहीं ना कहीं नाराज हो जाएगा भारत से या फिर ग्रीस से। भारत से खैर नहीं होगा नाराज, क्योंकि भारत का काम है, किसी भी देश का काम होता है अपने चीजों को बेचना। तो ऐसे में नाराज ग्रीस से होगा, क्योंकि ग्रीस हिमार्स को छोड़कर पिनाका खरीदेगा। बहरहाल इस खबर को बताने के पीछे हमारा मकसद यही है कि जिस प्रकार से तुर्की ने पाकिस्तान, मालदीव और बांग्लादेश को साथ रखा है और भारत के साथ दुश्मनी और ज्यादा करने की कोशिश की है, इस बीच भारत भी अपना उसको उसी के तरीके में जवाब देने की कोशिश में लगा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ नेक्स्ट खबर आपको बता दें, जहां पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मिलना चाहता हूं। अब इनके बैठकों को लेकर तैयारियां चल रही हैं। दोस्तों, बता दें, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को कहा कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलना चाहते हैं, लेकिन इस बैठक के लिए उचित तैयारी की आवश्यकता है ताकि इसका कुछ नतीजा निकल सके। व्लादिमीर पुतिन ने टेलीविजन पर अपने संबोधन में कहा कि मैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करना चाहता हूं, लेकिन इसके लिए तैयारी इस प्रकार होनी चाहिए कि इससे परिणाम निकल सके। उन्होंने कहा कि उन्हें ट्रंप से मिलने पर खुशी होगी। पुतिन का यह बयान ऐसे समय में आया है जब हाल ही में सऊदी अरब में रशिया और अमेरिका के शीर्ष राजनयिकों की बैठक हुई है। इस बैठक में दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के तरीकों पर चर्चा की गई। उन्होंने सऊदी अरब में रूसी और अमेरिकी अधिकारियों के बीच हुई बातचीत की सराहना की। पुतिन ने यह भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह माना है कि यूक्रेन के मुद्दे का समाधान उतनी जल्दी नहीं हो सकता जितना पहले उन्होंने सोचा था। लेकिन वहीं दोस्तों, सऊदी में रशिया अमेरिका की मीटिंग पर भड़कते जेलेंस्की ने कहा कि मैं अपना देश नहीं बेच सकता। दरअसल यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बुधवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ट्रंप रूसी भ्रामक सूचना के जाल यानी डिसइंफॉर्मेशन बबल में फंस
चुके हैं। उन्होंने दावा किया है कि युद्ध के दौरान उन्हें सत्ता से हटाने की कोई भी कोशिश विफल रहेगी। जेलेंस्की ने यह प्रतिक्रिया ट्रंप के उस बयान के बाद दी जिसमें उन्होंने कहा था कि जेलेंस्की की लोकप्रियता तेजी से गिर रही है। मंगलवार को सऊदी अरब की राजधानी रियाद में रशिया और अमेरिका के बीच एक बैठक हुई जिसमें यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने पर चर्चा हुई, लेकिन इस बैठक में यूक्रेन को नहीं बुलाया गया। इस बैठक के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि जेलेंस्की की लोकप्रियता मात्र 4% रह गई है, जबकि ताजा सर्वे में उनकी अप्रूवल रेटिंग 57% बताई गई है। इस बैठक के नतीजों को खारिज करते हुए जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन अपनी भागीदारी के बिना लिए गए किसी भी फैसले को स्वीकार नहीं करेगा। दोस्तों वहीं बता दें G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में नहीं जाएंगे रूबियो। कहा मेजबान दक्षिण अफ्रीका की नीतियां अमेरिकी विरोधी हैं। जी हां, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो दक्षिण अफ्रीका में आज से आयोजित होने वाली G20 विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक में शामिल नहीं होंगे। इससे पहले उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की नीतियों को अमेरिकी राष्ट्रीय हितों के खिलाफ बताया था। रूबियो अपनी पहली पश्चिम एशिया यात्रा के बाद अमेरिका लौटे हैं। दक्षिण अफ्रीका ने इस साल G20 की अध्यक्षता संभाली और उसने सम्मेलन का विषय एकजुटता, समानता और स्थिरता चुना है। हालांकि रूबियो ने इस विषय को अमेरिका के हितों के खिलाफ बताया है और कहा कि दक्षिण अफ्रीका इस सम्मेलन का उपयोग विविधता, समानता और समावेशन यानी DEI जैसे मुद्दों को बढ़ावा देने के लिए कर रहा है जो उनके मुताबिक अमेरिका की प्राथमिकताओं से मेल नहीं खाते। दोस्तों रूबियो का यह फैसला अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका के संबंधों में बढ़ती खटास को दिखाता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस महीने की शुरुआत में एक आदेश जारी किया जिसमें उन्होंने दक्षिण अफ्रीका को दी जाने वाली मदद को रोक दिया था। ट्रंप ने यह फैसला उस कानून के कारण लिया जिससे अमेरिका दक्षिण अफ्रीका के अल्पसंख्यक श्वेत समुदाय के खिलाफ भेदभावपूर्ण मानता है। इसके अलावा ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीका की विदेश नीति को भी अमेरिका विरोधी बताया था। दोस्तों वहीं बता दें कतर के अमीर शेख ने किया बड़ा ऐलान, पाकिस्तान को लगेगा बड़ा झटका। दोस्तों अरब देशों के संगठन गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के एक और सदस्य ने भारत में बड़े निवेश की घोषणा की है। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने ऐलान किया है कि वो भारत में $10 बिलियन यानी 83,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। ये निवेश टेक्नोलॉजी, बुनियादी ढांचे और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्रों में किया जाएगा। कतर के अमीर की इस यात्रा से दोनों देशों के बीच व्यापार, ऊर्जा और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ाने में मदद मिलेगी। मंगलवार को शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर व्यापार, ऊर्जा को लेकर कई डीलें की हैं। साथ ही साल 2030 तक कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी भारत में अपना एक ऑफिस भी खोल लेगा। जी हाँ, वाकई में दोस्तों यह खबर सुनकर पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वहीं बता दें प्लीज हमारी मदद कीजिए। पनामा के होटल में कैद भारतीयों समेत 300 लोग खिड़कियों पर खड़े होकर मांग रहे हैं हेल्प। दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन द्वारा निर्वासित किए गए विभिन्न देशों के लगभग 300 लोगों को पनामा ने एक होटल में हिरासत में रखा है तथा अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकारियों द्वारा उनकी स्वदेश वापसी की व्यवस्था किए जाने तक उन्हें वहां से जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। अधिकारियों ने कहा कि 40% से ज्यादा प्रवासी अपने वतन स्वेच्छा से लौटना नहीं चाहते और होटल के कमरों की खिड़कियों पर इन प्रवासियों ने मदद करे और हम अपने देश में सुरक्षित नहीं हैं जैसे संदेश लिख दिए। ये प्रवासी ईरान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन सहित अन्य देशों से है। अमेरिका को इनमें से कुछ देशों में सीधे निर्वासित करने में कठिनाई होती है, इसीलिए पनामा को एक पड़ाव के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। पनामा के सुरक्षा मंत्री फ्रैंक अब्रेगो ने मंगलवार को कहा है कि पनामा और अमेरिका के बीच प्रवास समझौते के तहत प्रवासियों को चिकित्सीय देखभाल और भोजन मुहैया कराया जा रहा है। वहीं बता दें आतंकवाद से पस्त हुआ पाकिस्तान अफगान बॉर्डर के पास शहबाज सरकार लेने जा रही है बड़ा एक्शन। दोस्तों पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी प्रांत खैबर पख्तूनख्वा की सरकार ने सुरक्षा बलों और सहायता काफिलों पर लगातार हो रहे हमलों के मद्देनजर प्रांत के कुर्रम जिले को आतंकवादियों से मुक्त कराने के लिए एक अभियान शुरू करने का फैसला किया है। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को बताया है कि कुर्रम जिले के 4 गांवों बोले तो ओचट, दाद, कमर, मंदूरी और बागान के निवासियों को अपने इलाके को खाली करने को कहा गया है, जिसके बाद अभियान शुरू होगा। उन्होंने बताया कि सरकार ने अशांति में शामिल लोगों और उनके सरगना के खिलाफ इनाम राशि तय करने का भी फैसला किया है। उन्होंने बताया कि कुर्रम जिले में हाल ही में हुए हमलों के कारण मुआवजे के चेक का वितरण भी रोक दिया गया है। पाकिस्तान के हिंसा प्रभावित कुर्रम में 17 फरवरी को अज्ञात आतंकवादियों ने अर्धसैनिक बल के दस्ते पर हमला किया था, जिसमें बल के 4 जवान मारे गए थे और 5 अन्य घायल हो गए थे। कुर्रम में एक सहायता काफिले को भी निशाना बनाया गया था। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अफगान दूतावास ने बुधवार को चेतावनी दी है कि पाकिस्तान सभी अफगान शरणार्थियों को देश से निकालना चाहता है और उनका निष्कासन जल्द होने की आशंका है। दूतावास ने पाकिस्तान की योजनाओं के बारे में कड़े शब्दों में बयान जारी करते हुए कहा है कि राजधानी इस्लामाबाद और पास के शहर रावलपिंडी में अफगान नागरिकों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनकी तलाशी ली जा रही है और पुलिस उन्हें जुड़वा शहरों को छोड़कर पाकिस्तान के अन्य हिस्सों में जाने का आदेश दे रही है। इसमें कहा गया कि अफगानों को हिरासत में लेने की इस प्रक्रिया के बारे में इस्लामाबाद में अफगानिस्तान के
दूतावास को किसी औपचारिक पत्राचार के माध्यम से आधिकारिक तौर पर सूचित नहीं किया गया है। बिना किसी औपचारिक घोषणा के इसे शुरू किया गया है। वहीं बता दें, पोप फ्रांसिस की हालत है नाजुक, कहा शायद अब नहीं बच पाऊंगा। जी हां, कैथोलिक ईसाइयों के सर्वोच्च धर्मगुरु पोप फ्रांसिस की तबीयत गंभीर बनी हुई है, सीरियस बनी हुई है। 88 साल के पोप फ्रांसिस इस समय रोम के जेमेरी अस्पताल में भर्ती हैं, जहां उनका डबल निमोनिया का इलाज चल रहा है। वेटिकन प्रशासन ने उनके स्वास्थ्य को लेकर आश्वासन दिया है कि उनकी स्थिति स्थिर बनी हुई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक वो लगातार असहनीय दर्द में हैं और पूरी तरह से चिकित्सा पर निर्भर हो चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पोप ने अपने करीबी सहयोगियों से कहा है कि उन्हें डर है कि शायद इस बार वो बच नहीं पाएंगे। पोप फ्रांसिस को 14 फरवरी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। इससे पहले वो एक सप्ताह तक ब्रोंकाइटिस से पीड़ित थे, लेकिन अस्पताल जाने को लेकर अनिश्चित थे। डॉक्टरों ने जब बताया कि अगर उन्होंने जल्द इलाज नहीं करवाया, जल्द से जल्द इलाज नहीं लिया, तो उनकी जान को गंभीर खतरा हो सकता है, तब जाकर उन्होंने अस्पताल में भर्ती होने का निर्णय लिया। वेटिकन द्वारा जारी आधिकारिक बयान में बताया गया है कि उन्हें एक बहुजीवाणु श्वसन संक्रमण यानी कि पॉलीबैक्टीरियल रेस्पिरेटरी इंफेक्शन हुआ है, जिसके कारण उन्हें एंटीबायोटिक और कॉर्टिकोस्टेरॉइड दवाएं दी जा रही है। जी हां दोस्तों, वहीं बता दें अगली खबर, भारत ने यूएनएससी की बैठक में लगाई फटकार, कहा संकीर्ण सोच वाले देश नहीं चाहते सुरक्षा परिषद का विस्तार। जी हां, भारत ने चीन की अध्यक्षता में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद बोले तो यूएनएससी की बैठक में फटकार लगाते हुए कहा है कि यूएनएससी के अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने का विरोध करने वाले देश यथास्थितिवादी व्यवस्था के समर्थक है, जिनकी सोच संकीर्ण और दृष्टिकोण गैर प्रगतिशील है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने इस बात पर जोर दिया कि इस रवैये को अब स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ से अनुचित व्यवहार जारी नहीं रखा जा सकता। भारत और दुनिया के अन्य हिस्सों के प्रमुख देश संयुक्त राष्ट्र के निकायों में उचित प्रतिनिधित्व के हकदार है। जहां तक सुरक्षा परिषद की बात है, इसका मतलब अस्थायी श्रेणी की सदस्यता से है। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ने राहुल गांधी को दे दी नसीहत, कह दिया सेना को राजनीति में ना घसीटे। दरअसल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ने कांग्रेसी सांसद राहुल गांधी को नसीहत दी है। उन्होंने बुधवार को कहा कि सेना को राजनीति में ना घसीटे, ऐसा हुआ तो ये चिंता की बात होगी। उन्होंने एएनआई से पॉडकास्ट में कहा कि हमने चीन के साथ बातचीत के रास्ते को आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर हमने बातचीत को बढ़ावा दिया है। यदि हम एक दूसरे से बात करेंगे तो बहुत से संदेह दूर हो जाएंगे। हमारी ये राय रही है कि किसी भी तरह से संदेह को खत्म किया जाए। इसके लिए हमने कोर कमांडर्स को ताकत दी है कि जहां भी संभव हो वो फैसला ले लें। यदि बातचीत से कोई मसला हल होता है तो कर लिया जाए। उन्हें ये पावर दी गई है कि यदि उनके लेवल से कोई मामला हल हो सकता है तो वो कर लें। उसके लिए किसी भी तरह की मंजूरी का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, वहीं आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप की प्रधानमंत्री मोदी जी को 2 टूक कहा, मुझसे कोई बहस नहीं, टैरिफ को लेकर टिट फॉर टैट करूंगा। जी हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्पष्ट कर दिया है कि भारत को वॉशिंगटन के जवाबी शुल्कों से छूट नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि शुल्क के मुद्दे पर कोई भी मुझसे बहस नहीं, टैरिफ को लेकर टिट फॉर टैट करूंगा। ट्रंप ने हाल ही में फॉक्स न्यूज को दिए एक साक्षात्कार के दौरान ये टिप्पणियां की। फॉक्स न्यूज ने राष्ट्रपति ट्रंप और अरबपति एलोन मस्क के साथ किया गया एक संयुक्त टेलीविजन साक्षात्कार मंगलवार रात को प्रसारित किया। 13 फरवरी को व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी जी की ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक से कुछ घंटे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने जवाबी टैरिफ यानी शुल्क की घोषणा की थी। इस योजना के तहत ट्रंप प्रशासन प्रत्येक विदेशी व्यापार भागीदार पर लगभग बराबर का जवाबी शुल्क लगाएगा। साक्षात्कार के दौरान ट्रंप ने अमेरिका और भारत सहित उसके साझेदारों के बीच मौजूदा शुल्क संरचनाओं पर अपना रुख दोहराया। ट्रंप ने कहा कि मैंने कल प्रधानमंत्री मोदी से कहा जब वो यहाँ पर थे कि हम यही करने जा रहे हैं, बराबर का जवाबी शुल्क। आप जो भी शुल्क वसूलेंगे मैं भी वैसा ही करूंगा। ट्रंप ने कहा कि मोदी ने कहा कि नहीं नहीं मुझे ये नहीं पसंद है, तो मैंने कहा नहीं नहीं आप जो भी शुल्क लगाएंगे मैं भी वैसा ही करूंगा, मैं हर देश के साथ ऐसा ही कर रहा हूं। तो ये बयान दिया दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने। साथ ही आपको बता दें, छात्रा की याद में छात्रवृत्ति, अब छात्रों को 24 घंटे मदद। नेपाली विदेश मंत्री की मंत्री से बात बता दें, ओडिशा के कालिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी में नेपाली छात्रा प्रकृति लामसाल की कथित हत्या के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने छात्रों की सुरक्षा और वापसी सुनिश्चित करने व शैक्षणिक हितों की रक्षा के लिए 24/7 हेल्प डेस्क स्थापित किया है। इसके अलावा KIIT ने छात्रा की याद में छात्रवृत्ति की घोषणा की। दूसरी तरफ नेपाल की विदेश मंत्री अर्जुन राणा देवा ने ओडिशा के शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज से छात्रा की मौत की निष्पक्ष जांच कराने का अनुरोध किया। साथ ही कह दिया है कि दोषी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। छात्रा की कथित आत्महत्या के बाद बुधवार को KIIT संस्थान ने एक बयान जारी किया जिसमें छात्रा की याद में छात्रवृत्ति की घोषणा की गई है। संस्थान के बयान के मुताबिक ये
घोषणा KIIT और कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के संस्थापक अच्युत सामंत ने की। तो वहीं आपको बता दें, T-90 टैंक की इतनी तारीफ क्यों कर रहा है रशिया? यूक्रेन में मचाई तबाही, भारत भी करता है इसको ऑपरेट। दरअसल रूस का चौथी पीढ़ी का मुख्य युद्धक टैंक T-90M प्रोवीर महीनों से यूक्रेनी संघर्ष में युद्ध के मैदान पर हावी रहा है। इस टैंक ने यूक्रेनी आर्म्ड डिवीजन को खूब परेशान किया। ये एक इकलौता ऐसा रूसी टैंक है जिसने आमने सामने की लड़ाई में यूक्रेन के सबसे ज्यादा टैंकों को तबाह किया है। ऐसे में आपको बता दें, T-90 भीष्म भारतीय सेना का मुख्य युद्धक टैंक है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक भारत वर्तमान में लगभग 1200 T-90 टैंकों का संचालन करता है, जिनमें से अधिकांश T-90S भीष्म संस्करण है जो रशिया से लाइसेंस के तहत बनाए गए हैं। दोस्तों वही बता दें, एलोन मस्क और ट्रंप का बड़ा दावा, कहा सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष में ही छोड़ देना चाहते थे जो बाइडन, तभी वो अब तक नहीं लौटी। जी हाँ, भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर की अंतरिक्ष यात्रा से वापसी को लेकर अमेरिकी राजनीति में हलचल तेज हो गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और टेस्ला व स्पेसएक्स के CEO एलोन मस्क ने दावा किया है कि जो बाइडन प्रशासन उन्हें जानबूझकर अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर छोड़ना चाहता था। इस बयान के बाद अमेरिका में राजनीतिक विवाद और गहरा गया। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने 5 जून 2024 को बोइंग स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट से नासा मिशन के तहत अंतरिक्ष की यात्रा की थी, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण उनके लौटने का मिशन कई बार टल चुका है। अब वे मार्च 2025 में स्पेसएक्स के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से वापस लौटने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे में आरोप लगाया है कि बाइडन प्रशासन ने उन्हें स्पेस में फंसने दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में बताया कि बाइडन प्रशासन राजनीतिक कारणों से नासा के इन दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में छोड़ने वाला था। उन्हें जानबूझकर अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर रखा गया था। अगर मैं राष्ट्रपति होता तो यह कभी नहीं होने देता। तो वहीं आपको बता दें, लंदन हाईकोर्ट से माल्या को लगा तगड़ा झटका, सुनवाई स्थगित करने की अपील हुई खारिज। जी हां, भगौड़े शराब कारोबारी विजय माल्या की इंग्लैंड की एक अदालत की ओर से जारी दिवालिया आदेश के खिलाफ दायर अपील पर इंग्लैंड की हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। इंग्लैंड एंड वेल्स हाईकोर्ट के चेंचेरी डिवीजन के अपीलीय जज जस्टिस एंथनी मान ने माल्या की ओर से सुनवाई स्थगित करने का आवेदन ठुकरा दिया। माल्या खुद सुनवाई के लिए मौजूद नहीं थे, उनके वकीलों ने सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया था। तो वहीं आपको बता दें, रेखा गुप्ता जी आज लेंगी सीएम पद की शपथ। दिल्ली की शालीमार बाग सीट से विधायक रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। बीजेपी विधायक दल की मीटिंग में उनके नाम पर मुहर लग चुकी है। नई मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण आज रामलीला मैदान में होगा। रेखा गुप्ता का नाम सीएम की रेस में सबसे आगे चल रहा था। विधायक दल की बैठक में विजेंद्र गुप्ता और प्रवेश वर्मा ने रेखा गुप्ता के नाम का प्रस्ताव रखा। यहाँ बड़ी संख्या में लोगों के बैठने के इंतजाम किए गए हैं। शपथ ग्रहण समारोह में कई VVIP शामिल होंगे। समारोह के लिए 25 से 30 हजार लोगों को न्योता भेजा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, निवर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी के अलावा दिल्ली में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव को शामिल होने का न्योता दिया गया है। अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा आपको बता दें, आम आदमी पार्टी मुखिया अरविंद केजरीवाल ने भी रेखा गुप्ता को बधाई दी। उन्होंने कहा कि रेखा गुप्ता को दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने पर बहुत बहुत बधाई। उम्मीद है कि वो दिल्ली की जनता से किए गए सभी वादे पूरे करेंगी। हम दिल्ली के लोगों के विकास और कल्याण के लिए उनके हर काम में उनका साथ देंगे। साथ ही दोस्तों, आतिशी ने कहा कि रेखा गुप्ता से यह कहना चाहूंगी कि दिल्ली के विकास के लिए उन्हें आम आदमी पार्टी से कोई भी मदद चाहिए हो तो उन्हें आवश्यकता के तौर पर दी जाएगी। रेखा दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही है। दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात है कि महिलाओं को राजनीति में प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिल रहा है। ऐसे में आप लोग भी रेखा जी को कांग्रेचुलेशन कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे में दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि दिल्ली सीएम की रेस में रेखा गुप्ता से क्यों पिछड़ गए प्रवेश वर्मा। बताया जाता है कि रेखा गुप्ता के नाम का प्रस्ताव खुद प्रवेश वर्मा, विजेंद्र गुप्ता और सतीश उपाध्याय ने रखा। सनद रहे दिल्ली सीएम फेस को लेकर मीडिया में चल रही खबरों में प्रवेश वर्मा का नाम भी शामिल था। अब ऐसे में दोस्तों, आपको हम 5 बड़े कारण बताते हैं जिस वजह से आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं प्रवेश वर्मा इन 5 कारणों से रह गए। दोस्तों, पहला है परिवारवाद से परहेज। विश्लेषकों का मानना है कि यदि भाजपा प्रवेश वर्मा को सीएम बना दी तो उस पर विपक्षी परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगा देते। जैसा कि आपको पता है, प्रवेश वर्मा पूर्व सीएम साहेब सिंह वर्मा के बेटे हैं। तो वहीं दूसरा कारण है दोस्तों साफ और निर्विवाद छवि। तीसरा कारण है महिला फैक्टर। चौथा कारण है हरियाणा कनेक्शन पर नजर। जी हाँ दोस्तों, केजरीवाल हरियाणा से आते हैं। रेखा गुप्ता का भी जन्म हरियाणा में हुआ है। ऐसे में भाजपा ने रेखा गुप्ता को सीएम बनाकर हरियाणा केजरीवाल के हरियाणा कनेक्शन की कार्ड ढूंढने की कोशिश की। तो वहीं आपको बता दें, राजस्थान की भजनलाल सरकार ने बढ़ाई पेंशन। राजस्थान बजट में बुजुर्ग, विधवा और किसानों को तोहफा। बुधवार को राजस्थान सरकार का बजट पेश किया गया। इस दौरान बुजुर्गों, विधवाओं, एकल नारियों के साथ लघु सीमांत किसानों और दिव्यांगों को मिलने वाली पेंशन की राशि भी बढ़ाने के लिए बजट का प्रावधान किया गया है। राजस्थान सरकार ने इन सभी की पेंशन राशि बढ़ाकर 1250 रुपए प्रति महीने कर दी है। जी हाँ, वही बता दें, समाजवादी पार्टी पर विधानसभा में बरसे सीएम योगी जी। कहा ये लोग अकबर का किला जानते थे लेकिन सरस्वती कूप इनको नहीं पता। उत्तर प्रदेश विधानसभा में बोलते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने एक बार फिर फ्लोर लैंग्वेज विवाद पर बयान दिया। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना
निशाना साधते हुए कहा कि हिंदी इस सदन की भाषा है, उसे नहीं हटाया जा रहा है, ना ही किसी भाषा को थोपा जा रहा है। आप लोग बस उर्दू उर्दू कर रहे हैं। हमने फ्लोर लैंग्वेज में स्थानीय भाषाओं को ऐड किया है ताकि ग्रामीण इलाकों से आने वालों को बोलने या समझने में आसानी हो। योगी जी ने समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल की भाषा को लेकर आपत्ति जताई और कहा कि यह किसी सभ्य समाज की भाषा नहीं हो सकती। उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता अकबर के किले को जानते थे, लेकिन अक्षय वट और सरस्वती कूप के महत्व से अनजान थे। ये इनका सामान्य ज्ञान है महाकुंभ और प्रयागराज को लेकर। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें, कुंभ में जाने से रोकने के लिए प्रयागराज में ट्रेनों का लॉकडाउन, दर्जनों ट्रेनें रद्द और डाइवर्ट, लाखों यात्री परेशान। दोस्तों महाकुंभ मेला समापन के अपने करीब 7 दिन बचे हैं। सूत्रों की माने तो 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा के शाही स्नान के बाद से ही उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज और आसपास के स्टेशनों पर ट्रेनों की आवाजाही पर अस्थायी रोक लगा दी है। परेशान यात्रियों ने इसे लॉकडाउन जैसी स्थिति बताई है। ये बदलाव 18 फरवरी से 28 फरवरी 2025 तक लागू रहेगी। बुधवार को भी मुंबई से निकलने वाली गोदान एक्सप्रेस को रद्द करने के बाद हजारों टिकट धारी यात्रियों को अन्य ट्रेनों में जनरल टिकट खरीद कर जाना पड़ा। लोगों का कहना है कि केवल कुंभ ही नहीं, शादी या अन्य कारणों से भी लोग जा रहे हैं। तो वहीं दोस्तों अगर आप भी फ्रेश सब्जियां खरीदते हैं बाजार से तो आपके लिए बड़ी जानकारी। FSSAI यानी फसाई ने बताया पहचानने का तरीका। कहा फ्रेश सब्जियां बस एक छलावा है, हरा जहर किया जा रहा है उसके ऊपर स्प्रे। कैसे आप इसको सही पहचान सकते हैं बता दें। दोस्तों हरी सब्जियां कई तरह के विटामिन, मिनरल जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं, जिससे इसका नियमित सेवन सेहत के लिए बहुत जरूरी माना जाता है। लेकिन हाल के समय में कुछ व्यापारी हरी सब्जियों को फ्रेश दिखाने के लिए मेलेकाइट ग्रीन जैसे हानिकारी केमिकल का यूज कर रहे हैं। ऐसे में भारत सरकार के खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण बोले तो फसाई ने इस समस्या को रोकने के लिए जांच के आसान तरीकों को बताया है, जिन्हें अपनाकर आप हरी सब्जियों में मिलावट का पता लगा सकते हैं और सही सब्जी को अपने घर ला करके खा सकते हैं ताकि आपकी हेल्थ बनी रहे। क्योंकि जो केमिकल मिलाया जाता है दोस्तों वो कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां भी कर सकता है। ऐसे में आप पहचान कैसे करें। टेस्ट 1 है ब्लॉटिंग पेपर मेथड, जिसमें एक हरी सब्जी और गीला सफेद ब्लॉटिंग पेपर आपको चाहिए होगा। किसी भी हरी सब्जी को लेकर के इन्हें गीले सफेद ब्लॉटिंग पेपर पर रखेंगे, थोड़ी देर के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। यदि सब्जियां शुद्ध हैं तो पेपर पर कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन यदि सब्जियों में मेलेकाइट ग्रीन या आर्टिफिशियल कलर डाले गए हैं तो कुछ समय बाद ब्लॉटिंग पेपर पर हरे रंग का दाग दिखाई देगा, जो मिलावट का संकेत है। बाकी सारे टेस्ट आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों। 2 टेस्ट है, दोनों टेस्ट हमने आपको बताया है। दूसरा टेस्ट है लिक्विड पैराफिन का मेथड। लिक्विड पैराफिन में भिगोकर हरी सब्जी पर रगड़ा जाता है। सब्जी पर कॉटन लगाने के बाद रंग में कोई बदलाव होने की जांच करें। अगर रंग में कोई बदलाव नहीं होता तो सब्जी शुद्ध मानी जाती है, लेकिन यदि रंग में बदलाव होता है तो यह मिलावट का संकेत हो सकता है। जी हाँ, आशा करते हैं दोस्तों आपको यह खबर काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। बहरहाल ये तभी की सारी बड़ी खबरें। आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाते हुए कमेंट में जय हिंद कहते हुए वीडियो को दोस्तों, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।